बड़ी बहनें जो बैठी हुई हैं इनको मेरा स्पेशल नमस्कार। बड़ी मैं जानबूझ कर बोलता हूँ, छोटा बने रहने में फ़ायदा रहता है। बड़ी बहनों से एक अलग किस्म का प्यार मिलता है छोटे भाई को, तो बड़ी बोलने में फ़ायदा रहता है। मैं बड़ी बना देता हूँ सबको, इनको मेरा स्पेशल नमस्कार। मैं वरुण भारद्वाज हूँ, सोनीपत हरियाणा में जेडीओ मुरथल के पद पर मैं कार्यरत हूँ और एक बहुत नई बनी हुई एसोसिएशन CBOWA का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारी एसोसिएशन यंग जेडीओ जो लाइफ जेडीओज हैं उनके एक बहुत बड़े मुद्दे को रिप्रेजेंट कर रही है। वैसे तो मेरा मानना ये है, यहाँ हर कोई जो भी इंसान बैठा है इस मीटिंग में, चाहे वो मंच के इस तरफ है या मंच के उस तरफ है, सबका कोई ना कोई मुद्दा है। अभी गुप्ता जी बोल रहे थे, गुप्ता जी का भी कोई मुद्दा है। किसी को SD से AGM बनना है, किसी को JDO to SDO बनना है, किसी को वेज लॉस है, किसी को ट्रांसफर्स का इशू है, किसी को E2 चाहिए। सबका कोई ना कोई मुद्दा है और जिसका जो मुद्दा है वो अपने मुद्दे को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता है। तो CBOWA की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, हमें क्यों बनाना पड़ा इसको, इसके पीछे भी एक मुद्दा है जो मैं आप लोगों का समय 5 मिनट लेना चाहूँगा। मैं उस मुद्दे पे आपको थोड़ा सा जागरूक करूँगा, कोशिश मेरी रहेगी। JDO BSNL में जो है वो इस टाइम लाइफ जेडीओ पर्टिकुलरली जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पोस्ट 2007 लाइफ जेडीओज हैं, जो मेन हमारे CBOWA के मेंबर्स हैं, वो न केवल BSNL में बल्कि पूरे भारत में सबसे लोएस्ट पेड अधिकारी हैं। पूरे भारत में लोएस्ट पेड, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसकी सैलरी लाइफ जेडीओ BSNL से कम हो। वो भी तब जबकि वो अपने जीवन के लगभग 15 से 16 साल BSNL को दे चुके हैं, जिसमें पहले के 9 से 10 साल उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में दिए हैं, कुछ उन्हें 8 भी दिए हैं और तकरीबन मिनिमम सबने 6 से 7 साल एक अधिकारी कैडर में। 2017 के बाद हम सब लोग जो है JDO कैडर में है, हम लोग अधिकारी के कैडर में 7 साल की नौकरी हम लोग कर चुके हैं। तो 7 साल की नौकरी एक PSU में करने के बाद, जिसका इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है, वो अधिकारी आज भी BSNL के सबसे लोएस्ट पेड अधिकारी है। ऐसा क्यों है? यही कारण था जिसकी वजह से हमको CBOWA की फॉर्मेशन करनी पड़ी, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। कुछ लोग पहले इस बारे में अवेयर भी थे, लेकिन अवेयरनेस से बात नहीं बन रही थी। जो मेन डिफरेंस है एक अवेयरनेस में और एक आंदोलन में ये है कि जब कुछ लोग सवाल पूछ रहे होते हैं तो वो अवेयरनेस कहलाता है, लेकिन जब सभी लोग वही सवाल पूछने लग जाए तो वो आंदोलन बन जाता है। आज मैं वेज लॉस को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं अवेयर हूँ, लेकिन बार बार मुझे जहाँ पर भी माननीय अड़सूल जी मुझे मौका देते हैं, मुझे मंच शेयर करवाते हैं, मुझे स्नेहा परिवार मुझे बुलाता है, तो मैं हर उस मंच पर जाता हूँ ताकि मैं इस अवेयरनेस को एक आंदोलन का रूप दे सकूँ। मेरे हर JDO लाइफ जेडीओ साथी जो वेज लॉस से पीड़ित है, मैं उनको बता सकूं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। उनको जानना बहुत जरूरी है कि आज 17 साल 16 साल जीवन के देने के बावजूद भी वो सबसे लोएस्ट पेड अधिकारी क्यों है। तो इसकी स्टोरी के लिए मैं आपसे 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। बाकी स्पीकर से माननीय अड़सूल जी भी स्टेज पर हैं, इनको भी टाइम इसके बाद मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। हम लोगों की स्टोरी शुरू होती है 2008 और 9 से, जब हम लोगों ने एज ए TTA ज्वाइन किया BSNL में। हम लोग फर्स्ट PRC के टाइम पे हम लोग सेकंड PRC के टाइम पे हम लोग भर्ती हुए। जब सेकंड PRC रोल आउट नहीं हुआ था और अखबार में जो हमारी एडवर्टीजमेंट डाली गई वो थी 7100, 200, 10,100 बेसिक थी। 7100 बेसिक पे होगी, 200 रुपये का इंक्रीमेंट होगा और 10,100 तक जाएगा। इतनी चीज़ें सबको क्लियर है। हमने 7100 पर हम लोगों ने ज्वाइन किया। जब हमें ज्वाइन किए हुए लगभग 1 साल हो गया था तो BSNL ने कहा कि आप लोगों को सेकंड PRC दी जा रही है और अब आप लोग एक नई बेसिक से सैलरी लेंगे। हम लोग खुश हो गए कि यार सेकंड PRC इंप्लीमेंट हो गई, सैलरी बढ़ेगी। तो BSNL ने उसमें फॉर्मूला दिया कि 1.91 एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, उससे आप अपने बेसिक को मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी जो नई बेसिक बनेगी वो आपकी नई बेसिक है और उस पर आपकी नई सैलरी बनेगी। जब 7100 को हमने 1.91 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो बेसिक बनी वो बनी 13,600। अब जो अगले महीने 13,600 पर जो हमारी सैलरी आती है वो पहले वाली सैलरी से कुछ 470 रुपये कम थी। हम तो कहाँ इंतजार कर रहे थे कि हमारी पिछले महीने 7100 की बेसिक थी, लेकिन इस बार हमारी 13,600 की बेसिक है, हमारी इनकम बढ़ जाएगी, हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ, हमारी सैलरी जो है वो 470 रुपये घट गई। मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिए गए,
मैनेजमेंट ने संज्ञान भी लिया और मैनेजमेंट ने इमीडिएटली ये कहा कि सैलरी घटाकर नहीं दी जाएगी, जो आपकी सैलरी जितनी मिल रही थी उतनी दी जाएगी और जो एक्स्ट्रा 470 का अमाउंट है उसको हम पर्सनल पे के नाम से देंगे और ये पर्सनल पे हम आपकी आने वाली इंक्रीमेंट से एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब ये था कि जो सैलरी हमारी घटाई गई थी वो वाकई में घटा दी गई और ये 470 रुपए जो है ये हमारी आने वाली भी शायद एक इंक्रीमेंट या 2 इंक्रीमेंट आ जाएंगे। हम पिछले 1 साल से तो काम कर ही रहे थे, आने वाले शायद 1.5 या 2 साल हम और बिना सैलरी राइज से काम करेंगे। रोज और भी बढ़ा, उस समय हम लोग प्रोबेशन पर थे, किसी यूनियन का पार्ट नहीं थे। एसएनएपीटी एक हमारे लिए एक बॉडी थी, एक संगठन था जो काम करता था, उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया, चीजें आगे बढ़ी और 2013 में जाके एक कोर्ट केस का जिक्र करना चाहूंगा। एक कोर्ट केस एसएनएपीटी ने किया जिसमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स कोर्ट ने दिए बीएसएनएल को डायरेक्टर फीस स्पीकिंग ऑर्डर्स कि इनका जो भी इशू सॉल्व किया जाए। उस कोर्ट की स्पीकिंग डायरेक्शंस के ऊपर जीएम एस्टैब्लिशमेंट ने एक मीटिंग में हमको बुलाया कि आप आइए अपना मुद्दा रखिए। मैं फॉर्चुनेटली उस मीटिंग का उस डेलीगेशन का पार्ट था, मैंने रिप्रेजेंट किया। साथ में हमारे इस्लाम साहब थे, जनरल सेक्रेटरी एनएफटी, और प्रदीप जी है हमारे फाउंडर मेंबर्स में से, सराटा के वो थे। तकरीबन 1-1.5-2 घंटे मीटिंग चली और जीएम साहब जो है वो एडमेंट थे कि मैं आपको मैक्सिमम 1 इंक्रीमेंट दे सकता हूँ आपका लॉस क्लियर करने के लिए। हम लोगों ने कहा कि सर 1 इंक्रीमेंट में हमारा लॉस क्लियर नहीं होता है, आप हमें 2 इंक्रीमेंट दे दीजिए। बट ही वॉज एडमेंट ऑन कि मैं आपको सिर्फ 1 इंक्रीमेंट दे सकता हूँ, आप लोग लेना है तो ले लो, नहीं तो लिटिगेशन में जाओ, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इस नोट पर वो मीटिंग खत्म हो गई, हम लोग उठ के आ गए और हमने एसएनएपीटी के सीएचक्यू को बता दिया कि जीएम साहब जो है इंक्रीमेंट देने को तैयार है और इसके अलावा हमारी 1 इंक्रीमेंट में हमारा लॉस पूरा नहीं होता। समय बढ़ता गया, 2013 के आसपास बीएसएनएल ने वो 1 इंक्रीमेंट हमको दिया कि भाई 1 ही दे सकते हैं आपको फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और हमारी सैलरी जो है नई बेसिक 13,600 पे 1 इंक्रीमेंट लगा के 14,010 पे बढ़ा दी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कुछ 50-60 हज़ार हमारा एरियर भी आया। बीएसएनएल ने हमारी नहीं सुनी, वो 60-70 रुपए का जो हमारा डिफरेंस था, बीएसएनएल ने कहा कि 60-70 रुपए हार्डली मैटर। वो बात वहां खत्म हो गई। हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, शायद यही हमारी किस्मत थी और ऐसे ही होता होगा। गवर्नमेंट जॉब्स में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, कि हमारा मानना था कि जिसके हिस्से का जो होता है वो गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट में कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन ये हमारी धारणा गलत थी। उस बात के आज 2023 है, मैं 13 की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 2020 में हम ये मंथन कर रहे हैं, हमारी टीम ये मंथन कर रही है कि हमारी सैलरी बढ़ क्यों नहीं रही है। आज बीएसएनएल में जब सभी हमारे साथी 1 लाख रुपए से ऊपर सैलरी ले रहे हैं, हमारा जेटीओ साथी कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी सैलरी लाख रुपए से ऊपर हो ना हो, वहां हम एक ऐसा कैडर क्यों है जिनकी सैलरी सिर्फ 58,000 इन हैंड है। आज 2023 में मैं उसी जेटीओ कैडर का पार्ट हूँ, मेरी सैलरी हर महीने 58,000 टेक होम पे है। जिंदगी के 17 साल बीएसएनएल को, 16 साल बीएसएनएल को देने के बाद 2009 से लेकर अब तक 7 साल की नौकरी एग्जीक्यूटिव कैडर में, अधिकारी कैडर में करने के बाद आज मैं 58,000 रुपए टेक होम पे लेके जा रहा हूँ और शायद मेरे सभी साथी यही सैलरी लेके जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? हम लोगों ने इस पे मंथन करना शुरू किया, अपने लाइक माइंडेड साथियों को इकट्ठा करना शुरू किया, ऑनलाइन मीटिंग्स लेनी शुरू की, गूगल मीट का फायदा उठाया, रात देर तक हम लोग मंथन करते रहे। जो जिन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया था कि क्या रूल्स होते हैं, कैसे सैलरी कैलकुलेट होती है, कैसे टीआरसी इंप्लीमेंट होती है, टीआरसी की रूलिंग क्या है, डीओपीई की रूलिंग क्या है, किस तरीके से होता है, वो सब चीजें हमने डिटेल में, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की और तकरीबन 1 साल तक मेहनत करने के बाद हम लोगों ने ये पाया कि मैनेजमेंट ने जो 1.91 का फैक्टर दिया था वो गलत था। हम लोगों का जो 1.91 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया गया, उससे जो हमारी इक्विवेलेंसी बनी, उन्होंने क्या कहा, आप कट ऑफ डेट पे तो थे ही नहीं। डीओपीई की गाइडलाइंस क्या कहती थी? डीओपीई की गाइडलाइंस कहती थी कि आप इनको 78% बेसिक मर्ज करके दो, उसके ऊपर 30% इनको बेनिफिट दो। इन्होंने हमको 30% बेनिफिट बिल्कुल डिनाई कर दिया कि आप उस कट ऑफ डेट को थे नहीं। चलो बात समझ में आती है। 78% मर्जर के नाम पर इन्होंने हमको 1.91 का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया, उससे जो हमारी सैलरी बनी वो 50% डीपी मर्ज होने के इक्विवेलेंट तक भी नहीं थी। मतलब ये समझिए, जिस दिन हम 7100 पे भर्ती होके आए हैं, हम जो सैलरी ले रहे हैं उसमें 50% डीए मर्ज था।
और जो इन्होंने 1.91 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनाकर जो हमको नई 13,600 की बेसिक दी या बाद में जिसको एक इंक्रीमेंट देके 14,010 बना दिया गया, उसमें वो 1.91 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से वो जो 50% जीपी जो पहले डीए मर्ज था उसके इक्विवेलेंट भी नहीं बनी। अब हम लोगों ने इसमें आगे काम करना शुरू किया कि इसका क्या किया जाए, कैसे ये चीज प्रॉपरली हम पेपर पर डिवाइस करें कि हमको पता चले कि लॉस हो रहा है। हम लोगों ने क्या किया, हमने एक एक्सेल शीट बनाई कि एक एक्सेल शीट बनाते हैं जिसमें एक तरफ हम लोग अपनी वो सैलरी रखते हैं जो सैलरी हमको मिल रही है, जो हम 14,010 पे पहले 13,600 पे हमको फिक्स किया गया, 14,010 उसके बाद एक इंक्रीमेंट देके 14,010 पे सेट किया गया। ये बड़ा तरीके से किया गया काम है, ये जानबूझ के पहले कम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दो ताकि सैलरी कम बने, बाद में नेगोशिएशन के नाम पे उसको इंक्रीमेंट्स दे दो। ये ऐसे ही हो रहा है बीएसएल में और दूसरे कैडर्स के साथ भी ऐसे ही हुआ है। ये एक सेट टैक्टिक्स है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सेल शीट बनाई जिसमें हमने एक तरफ को सैलरी रखी, वो सैलरी जो हम ले रहे थे एज पर आवर सैलरी स्लिप, सिर्फ बेसिक और डीए एचआरए को छोड़ दिया गया उसमें, और दूसरी तरफ हमने वो सैलरी कैलकुलेट करनी शुरू की जो हम 7100 की ले रहे थे। 7100 में दोबारा बताना चाहूंगा, 7100 वो बेसिक थी जिसकी अखबार में एडवर्टीजमेंट निकाली गई थी कि आप लोग पीटीए में भर्ती होके आइए, अब आपको 7100 की सैलरी देंगे। जो हमने एग्रीमेंट बीएसएल के साथ साइन किया वो 7100 रुपए की बेसिक पर साइन किया, यानी वो मिनिमम वेज है जो बीएसएल को हमें देना चाहिए था। 7100 से नीचे देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आप हमको पेपर में एडवर्टीजमेंट दे के लेके आए हो कि आप आ जाओ 7100 पे सैलरी ले लो। तो अब हमने 7100 पे सैलरी कैलकुलेट करनी शुरू की और दूसरी तरफ हमने 14,010 की सैलरी रखी। उस डेट को, जिस डेट को इन्होंने पीआर से इंक्रीमेंट किया और वो 1 इंक्रीमेंट दी, उस डेट को आके हमारी सैलरी इक्विवेलेंट हो जाती है। जो एक इंक्रीमेंट देकर जो सैलरी बनती है और जो 7100 की सैलरी हमने जो वर्चुअली कैलकुलेट की उस डेट को इक्वल है। लेकिन जब वो एक्सेल शीट नीचे बढ़ती है, हम लोग 6 महीने आगे चलते हैं, तो लॉस शुरू हो जाता है। लॉस शुरू हो जाने का मतलब ये है कि जो मेरी एक्चुअल सैलरी स्लिप आ रही है उसमें अमाउंट कम है, और अगर मुझे इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से पहले जो 7100 की सैलरी में ले रहा था उसका अमाउंट ज्यादा बनता है। 6 महीने बाद मुझे 70 रुपए का लॉस होना शुरू हो जाता है। और जब उस एक्सेल शीट को आज हम 2023 तक लेके आते हैं, वही सारे डीएडीपी के रेट्स डालकर, तो मेरा बेसिक पे जो लॉस है वो 8 से 9,000 रुपए है। कहने का मतलब ये है कि बीएसएनएल मुझे 7100 रुपए की सैलरी पर अखबार में एडवर्टीजमेंट देके बुला के लाया और बाद में जानबूझकर एक 1.91 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देकर और मेरी सैलरी को घटा दिया गया। और इस तरीके से घटा दिया गया कि हमें 12 साल लग गए समझने में, 14 साल 12 साल हमको लग गए, तब जाके हमको समझ में आया कि हमारे साथ ये किया क्या गया। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, हमने इस पर भी बहुत रिसर्च की, क्योंकि हम लोग एचआर वाले नहीं है, वी आर इंजीनियर्स, हमें इन चीज़ों की नॉलेज कम होती है। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि एग्जैक्ट जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था वो 2.22 था। अगर हमको सेकंड पीआरसी के नाम पे 2.22 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया गया होता तो हमारी सैलरी जो बनती वो आज उस डेट से लेकर आज तक हमको सेकंड पीआरसी पे सैलरी मिल रही होती है, वो बिल्कुल सेम होती। जो हम कैलकुलेट करते हैं 7100 पे वो भी सेम होती और जो बीएसएनएल हमको दे रहा है वो भी सेम होती। लेकिन आज मेरी उस सैलरी में तकरीबन मेरे हर साथी की सैलरी में 16 से 17,000 का डिफरेंस आ रहा है, हर महीने लॉस हो रहा है। इसके अलावा में ईपीएफ लॉस हुआ इन बिटवीन इस पूरे पीरियड का, और जो ईपीएफ पे ब्याज मिलता है उसका लॉस हो रहा है। तो इस सारे लॉस से लड़ने के लिए और हमारे साथियों को संगठित करने के लिए और आप लोगों तक पहुंचने के लिए, आपको इस पर जागरूक करने के लिए कि क्या किया गया, कैसे किया गया, हम लोगों ने CBOWA का हमने गठन किया। हमने एक बॉडी बनाई जिसमें हमने लाइस जेटीओज को इकट्ठा किया और अब हम लाइस जेटीओज जितने भी हैं, हमारा पूरा पूर्ण विश्वास माननीय अड़सुल जी में है कि माननीय अड़सुल जी इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। सबकी, मैंने शुरू में भी बोला था, यहाँ सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, हर कोई अपने अपने किसी न किसी इशू को लेकर ग्रसित है। इसीलिए आज शाम को हम ऑफिस आवर्स के बाद यहाँ बैठे, किसी को SDO to AGM बनना है, किसी को AGM to DGM बनना है, किसी को वेज लॉस है, किसी को कुछ है। तो सब स्टेज पर बैठे हुए, डायस पर बैठे हुए सभी अधिकारियों का भी कोई ना कोई इशू होगा। गुप्ता जी बैठे हैं, देवाब वाले, इनके अपने दिव्यांगजन के अपने इशूज हैं और शायद हम लोगों से बेहतर हमारे इशूज को कोई रिप्रेजेंट कर भी नहीं सकता। मैं एक मीटिंग, मुझे पहली बार जब मेरा इंटरेक्शन हुआ माननीय अड़सुल जी से, हम लोग गूगल मीट के माध्यम से रात को हमने मीटिंग की। तकरीबन 1:30 बजे तक अड़सुल जी मीटिंग में बने रहे। बहुत अच्छा बोलते हैं, ये उठने नहीं देते सामने वाले बंदे को, इनको आदमी देखता रहता है, सुनता रहता है, काफ़ी अच्छे वक्ता है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली उस दिन ये तय हो गया था कि हाँ ठीक है, अब हम SNA के साथ ही जाएंगे और अड़सुल जी कॉम्पिटेंट है हमारे इस मैटर को सॉल्व करवाने के लिए। उन्होंने क्या बोला, बोले सी ये आप लोगों का मुद्दा है,
आप मुझे बताओगे, हो सकता है मैं थोड़ी बहुत चीजें भूल जाऊं, हो सकता है अंदर जाने के बाद सीएमडी साहब के पास जाने के बाद और 2-4 चीजें भूल जाऊं, और मैं सिर्फ उसका 50% ही बता पाऊं। मेरा काम करने का तरीका ये है कि जिसका जो मुद्दा है वो मेरे साथ आओ, सीएमडी साहब के पास चलो, बैठो, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूं और आप वहां अपने मुद्दे को रिप्रेजेंट करो, क्योंकि मेरे मुद्दे को मुझसे बेहतर तरीके से कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। उस दिन इनकी उस बात पर हम लोगों को ये विश्वास हो गया कि अरसुल जी एक आदमी है जो हमारे इस 16 साल 17 साल से चले आ रहे लॉस को ठीक करवाने में कॉम्पिटेंट है, और जिसका कारण ये है कि मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। मैं अरसुल जी की लीडरशिप को हमने जो है अपना पूर्ण विश्वास दिया है, और वो दिख भी रहा है। मैं अलग अलग स्टेजेस के साथ शेयर कर चुका हूँ, दिल्ली में, लुधियाना में, जयपुर में, हर जगह यही हाल है। भारी भरकम लोग मात्रा में लोग सुनने आ रहे हैं अरसुल जी को, और पूरे बीएसएल में यही है कि भाई अब सिर्फ और सिर्फ हमारी निगाहें जो है वो अरसुल जी पर टिकी हुई है कि अरसुल जी तरह तरह के हमारे जो भी इश्यूज हैं उनका रिजोल्यूशन करवाएंगे। अब ये तो हो गई हमारी पिछले तकरीबन 16 साल की, 15 साल की, 17 साल की कहानी। इसका और भी जो खराब पीरियड आता है वो है पिछले 3 साल, जब एक दूसरी एसोसिएशन, मेजोरिटी एसोसिएशन बनी। हम लोग ऑलरेडी बहुत पुअर वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे थे। अपकीप को डेली घटाया जा रहा था धीरे धीरे, कभी सैलरियाँ नहीं आ रही थी अपकीप की, कभी अजीब अजीब से टेंडर हो रहे थे। इन पिछले 3 सालों में हमने ये फील किया कि SME MA नहीं है तो आज क्या हालात है। एक IPMS सिस्टम लाया गया, अभी लास्ट जो मेजोरिटी एसोसिएशन है गोटा द्वारा एक IPMS सिस्टम मैनेजमेंट द्वारा लगाया गया, जो टोटली अनरियलिस्टिक था। मेरी IPMS में मेरे नंबर काटे जाते हैं ऑन टाइम के लिए, अप टाइम के लिए, वो अप टाइम जिसके लिए शायद मेरा कोई भी साथी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब जो साथी ग्रुप्स में पोस्टेड है वो जानते हैं अप टाइम कैसे आता है। बैटरी बैंक से आता है, 2.5 साल तक, 3-3 साल तक बैटरियाँ डेड पड़ी हुई, साइट्स पे बैटरी बैंक नहीं आ रहे हैं, पावर प्लांट के मॉड्यूल खराब पड़े हैं, डीजल का पैसा नहीं आ रहा है। पूरे महीने में 50 लीटर डीजल एक साइट में डाल देते हैं, रूरल की साइट है, वो साइट आप 1 घंटा डीजल चलाते हो तो साइट चलती है, बाकी पूरा दिन डाउन पड़ी रहती है। लेकिन वो डाउन पड़े रहने का जो टाइम है वो मेरी IPMS खराब करता है। आप सोच के देखो, मैं बैटरी बैंक लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं खरीद ही नहीं सकता, मेरी हैसियत ही नहीं है खरीदने की, मेरे को पावर ही नहीं है। बैटरी बैंक BSNL को देना है, लेकिन वो दे नहीं रही है, और जो अप टाइम नहीं आ रहा है उसके लिए JTO रिस्पॉन्सिबल है। MA क्या कर रही थी जब ये IPMS सिस्टम आया, वो जो मेजोरिटी एसोसिएशन वहां बैठी हुई थी दिल्ली में, वो क्या कर रही थी? क्या उन्होंने विरोध किया इस चीज का? नहीं किया। मैनेजमेंट ने अपने फेलियर का पूरा ठेकरा जो है वो हम JTOs या SDOs जो भी लोअर स्टाफ है उनके सर पर फोड़ दिया कि आप लोगों की वजह से नुकसान में जा रहा है। इसके बाद एक अनरियलिस्टिक अटेंडेंस सिस्टम आता है। पिछले 3 सालों में हम लोगों ने बड़ी ऐसी चीजें देखी जो पिछले 13-14 साल की नौकरी में हम नहीं देख पाए थे। एक ऐसा अटेंडेंस सिस्टम जो शायद एक कॉल सेंटर के लिए बना हुआ है कि लोगों को सीट से बांध के रखना है, इनको उठने नहीं देना है, इतने बजे लॉगिन करो, इतने बजे लॉग आउट करो। वो अटेंडेंस सिस्टम हमारे ग्रुप के, हमारे ट्रांसमिशन के साथियों के लिए लाया जाता है, जो कि संभव नहीं है। ट्रांसमिशन में मेरे साथी पोस्टेड है, उनको पता है कि सुबह घर से ही प्लानिंग करके निकलते हैं जाना कहाँ है। कई बार तो ये होता है वो गाड़ी आपके घर के बाहर से उठा ले जाती है आपको, अब कहाँ से अटेंडेंस लगाएंगे? अभी उस कड़ी में जाते जाते एक और आखिरी कील ठोक गए, बोले इसमें तो OTP में मजा नहीं आ रहा है, इनके ना बारकोड लगा दो। अब इनके मोबाइल पे बारकोड आया करेगा। अभी गुप्ता जी शायद बोल रहे थे 1500 रुपए, हनुमान जी ने बोला था 1500 रुपए। 3 साल में हमको 1500 रुपए मोबाइल के दिए जाते हैं, लेकिन 3 सालों में 35 एप्लीकेशन BSNL देता है मोबाइल में डाल लो। यही हो रहा है। आज 35 एप्लीकेशन ऐसी है जिसने हमारा मोबाइल हैवी बना रखा है। कभी हमको 4G के फोटो खींचने पड़ रहे हैं, राजस्थान में भी नहीं हुआ है, 4G इंप्लीमेंटेशन का काम नहीं हुआ है। हमको बहुत टेक्निकल काम दिया गया BSNL के JTOs को, जिनको मार्केट से बहुत अच्छे टैलेंट को BSNL उठा के लाया था कि आप साइट्स पे जाइए, वहां आप एंटीना के फोटो खींचिए, BTS के दरवाजे का फोटो खींचिए, बैटरी बैंक और पावर प्लांट का फोटो खींचिए और इस पे सबमिट कर दीजिए। अर्थिंग स्ट्रिप में भूल गया, अर्थिंग स्ट्रिप का फोटो खींचिए, सबमिट कर दीजिए। जिस सबसे बढ़िया टैलेंट को कभी BSNL कहता है हम गेट से भर्ती करके लाते हैं, गेट के स्कोर पे। हम लोग तो 3 घंटे के 3 एग्जाम दे के आए थे 2008 में। मेरा साथ में पेपर हुआ था, 3 घंटे के 3 एग्जाम थे, 2 दिन तक पेपर चला था। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि बहुत बड़ी कंपनी में हम जा रहे हैं, टेलीकॉम वाले में। 2-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद तो पता नहीं हमको कोई माइक्रोसॉफ्ट वगैरह उठा ले जाएगा यहाँ से। आज 16-17 साल नौकरी करने के बाद पता चला हम तो फोटो खींचने वाले हैं या डीजल चलवाते हैं, 2 ही काम है। कर क्या करें हम लोग? सिम बेच रहे। हमारा मैक्सिमम टैलेंटेड JTO क्या कर रहा है? हमारे मैक्सिमम साथी ऐसे हैं, मेरे अपने SSA में सोनीपत में भी ऐसे SDO JTO साथी है जो 2-2, 3-3 सरकारी नौकरियों के पेपर क्रैक करके आए हुए हैं। हमारे एक SDO साथी हैं, वो DMRC में थे, बहुत अच्छी नौकरियों की, जिन्होंने वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी तो यूं पकड़ लेते हैं हम लोग पेपर क्लियर करके। यानी बेस्ट पॉसिबल टैलेंट है आपके पास, लेकिन उस टैलेंट का क्या हो रहा है? उस टैलेंट से फोटो खिंचवाए जा रहे हैं।
डीजल भरवाया जा रहा है, सिम बेचे जा रहे हैं। आईपीएमएस में एक कड़ी में और भूल गया बताना, आईपीएमएस में अभी एक और लेटेस्ट चीज इन्होंने जोड़ी है, बीबीसी बनाया है अभी हम लोगों को, जो एमटीटीआर है, एमटीटीआर के बेस पे भी आपके आईपीएमएस के नंबर काटे जा रहे हैं। अब देखो एमटीटीआर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं, टेंडर जो एग्रीमेंट है इनके साथ, जो वेंडर्स के साथ, एफटीटीएच वेंडर्स के साथ, वो इतना पुअर है कि एक बीबीसी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो 5-5, 6-6 दिन तक फॉल्ट अटेंड नहीं करता है। आपका वो फॉल्ट मोर देन 3 डेज, पहले मोर देन 24 आवर्स में जाता है, फिर मोर देन 3 डेज में जाता है, मोर देन 7 डेज में भी जाता है, उसके बाद नंबर कटता भी है। और वो जो सारे पैरामीटर्स पुअर हो रहे हो, आप उसको सामने फोन करते हो, वेंडर को हाथ पैर जोड़ते हो, भाई कर दे, पैर पकड़वा ले, हाथ जुड़वा ले, कर दे, फॉल्ट अटेंड कर दे, नहीं करता है, फोन उठाने छोड़ देते हैं, पब्लिक के फोन उठाने छोड़ देते हैं। लेकिन उसके लिए आईपीएमएस में रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और ये ऐसा अनरियलिस्टिक आईपीएमएस सिस्टम कब आया? पिछले 3 सालों में। यानी जो हम 15-16 साल से शोषण तो झेल ही रहे थे, ये पिछले 3 साल तो ऐसे थे कि जिसमें मतलब ऐसी ऐसी चीजें देखी है जो कभी देखी ही नहीं जीवन के अंदर। मेडिकल के साथ इन्होंने ऐसा काम किया, सबसे ज्यादा वेलफेयर जो होता है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, आदमी अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद सिक्योर समझता है कि मैं आज गवर्नमेंट जॉब में आ गया हूँ, मेरे मेडिकल का, मेरे परिवार के मेडिकल का जो भी खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। सबसे बेस्ट जो वेलफेयर होता है किसी एम्प्लॉय का, वो मेडिकल होता है कि आप उसकी दवाइयों का जो है खर्चा दो, उसके परिवार का मेडिकल का खर्चा आप लोग वहन करो, उसके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके साथ उसको आप वहन करो। लेकिन क्या किया गया पिछले 3 सालों में? जो हमको आउट, पहले तो उससे पहले क्या हो चुका था कि आपको नॉन वाउचरलेस तो बंद ही कर चुके थे। जो 25 दिन का आपको मेडिकल मिलता था आउटडोर ट्रीटमेंट का, उसको घटा के पिछली 3 सालों में सिर्फ 12 दिन का कर दिया गया। ये घोटा वालों का वेलफेयर सिस्टम है। पहले आप प्रताड़ित करो, पहले उनके ऊपर उनकी आईपीएमएस खराब कर दो। आईपीएमएस खराब करने से क्या मैसेज जाएगा सरकार को, गवर्नमेंट को क्या मैसेज जाएगा? हम लोग गवर्नमेंट से बार बार बेल आउट पैकेजेस की मांग कर रहे हैं, सीएमडी साहब बार बार कहते हैं सर पैसे दे दो, गवर्नमेंट पैसे दे दो, लेकिन आपके 99% एग्जीक्यूटिव्स की आईपीएमएस खराब है। इसका मतलब आपका जो अधिकारी है वो काम नहीं कर रहा है, किसी की आईपीएमएस अच्छी है ही नहीं। यही हो रहा है ना, हमारे जो वेंडर्स हैं, जो केबल ऑपरेटर्स हैं, छोटे छोटे केबल ऑपरेटर्स को वेंडर बना दिया गया है, काम वो नहीं करते हैं, आईपीएमएस हमारी खराब होती है। अल्टीमेटली जो पूरी एक जो शीट बनेगी या इसका जो भी रिपोर्ट बनेगी कि आपके पास कितने हजार अधिकारी हैं और उनमें से कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनकी आईपीएमएस बेटर है, नहीं है जी, कोई नहीं है। सिर्फ वो थोड़े बहुत इंडोर वाले जो नौकरियों में बैठे हुए हैं, इंडोर की नौकरियों पर जो है, जितने भी ग्रुप वाले उनकी आईपीएमएस सबकी पुअर है सर। क्यों पुअर है? इनका टाइम पे फॉल्ट नहीं निकलता है। अच्छा, फॉल्ट नहीं निकलता है। इसके अलावा और सर ये ऑन एयर टाइम नहीं देते हैं, इनके टावर भी जो है बिल्कुल डाउन रहते हैं 24 घंटे। और क्या है, इनके नंबर भी कटते हैं, 7-7 दिन तक इनके फॉल्ट अटेंड नहीं होते हैं। ये टोटल नाकारा है, किसी काम के नहीं है। आईपीएमएस सिस्टम यही प्रूव कर रहा है ना। चाहे आज हम लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं यार मेरी सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आईपीएमएस में 2 नंबर कम लग जाएंगे, कोई बात नहीं, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ये बात मैं अनऑफिशियली यहाँ खड़ा होकर जानता हूँ कि भाई मेरी गलती नहीं है, मैं कितने ही हाथ पैर जोड़ दूं वेंडर के, वो फॉल्ट ठीक नहीं करता है। मेरी ऐसी ऐसी साइट्स हैं जो पिछले 3-3 साल से, जहां बैटरी बैंक सरकार ने दिया ही नहीं, बैटरी बैंक की 3 गुना कीमत का मैं डीजल फूक चुका हूं वहां पे। दिन में 2-2 घंटे डीजी चलाते हैं, सिर्फ 2 ही घंटे साइट अप रहती है, 2 घंटे के बाद डाउन, जैसे ही बंद करते हैं बंद, बैटरी बैंक डेड है। लेकिन हर साल दर साल वो मेरी आईपीएमएस पर इफेक्ट डाल रही है वो साइट। लेकिन इसका विरोध मैं नहीं कर सकता था सीएमडी साहब के पास जाके, इसका विरोध उस मेजोरिटी एसोसिएशन को करना था जिस पर मेरे जैसे साथियों ने अपना विश्वास जताकर उनको 3 साल तक वहां कॉर्पोरेट ऑफिस में बिठाया कि आप हमारे वेलफेयर पर काम करो। उन्होंने हमारे वेलफेयर पर काम करने की बजाय उन्होंने जानबूझकर ऐसे पनिशमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड पनिशमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये बनाया था आईपीएमएस। परफॉर्मेंस नहीं है वो, इंटीग्रेटेड पनिशमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो पनिशमेंट मैनेज कर रहे हैं उस चीज को। वैसे वैसे चीजों को उन्होंने इंप्लीमेंट करवाया। उसके बाद ये अटेंडेंस सिस्टम इंप्लीमेंट करवाया, हमारा मेडिकल खत्म करवा दिया, एलटीसी पहले ही खत्म था, पर्क्स एंड इंसेंटिव्स के नाम पे कुछ मिल नहीं रहा था। उसमें हम लोग और भी वर्ष सफर है, मेरे साथी जो 2017 के जेटीओ है कि हम तो सैलरी पे 58,000 घर लेके जाते हैं। अब जिनकी 2-2 लाख सैलरी है वो तो शायद अपनी जेब से इलाज करवा लेंगे, लेकिन 58,000 सैलरी वाला मेरा साथी कहाँ से करवाएगा? आज एक व्हाट्सएप पे मैसेज घूम रहा है, कोई हमारा जेई साथी है बिहार में, और वो फाइबर अटेंड करते टाइम उनको काफ़ी भारी भरकम चोट लगी है, हॉस्पिटलाइज्ड है और रीढ़ की हड्डी टूट गई है, पेनक्रियाज के आसपास की हड्डियाँ टूट गई हैं, पेनक्रियाज फ्रैक्चर हो गए हैं और रीढ़ की हड्डी में तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, काफ़ी बुरी हालत में। उनका फोटो भी आया है, नाम भी है, मैं लेना ठीक नहीं समझता। यहाँ पे साथियों से अपील की जा रही है कि आप इनकी मदद करो।
एक गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाला जेई, जिसको हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट इनका जो है हर चीज़ का ध्यान रखेगी, आज वो अपना इलाज करवाने के लिए अपने साथियों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर है। ये हालात बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ के कर दिए गए क्योंकि मेजॉरिटी एसोसिएशन जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाई। सिर्फ कर पाई तो क्या कर पाई, एक कैडर विशेष की रात को 2:30 बजे लेटर निकलवा कर प्रमोशंस करवा पाई। सेम से आप सोचिए, रात को 2:30 बजे, दिन के उजाले में 10 से 5:30 काम करने के लिए उनको कम पड़ते हैं, रात को 2:30 बजे 8,500 जेडीओ की एसडीओ प्रमोशन की जो लिस्ट निकलती है वो 2:30 बजे निकलती है। इसके पीछे का कारण क्या है? दिन में क्यों नहीं निकाली गई? कुछ ना कुछ तो पंगा था। वो पंगा मैं बताता हूँ क्या था, उन लोगों ने क्या षड्यंत्र किया इसके अंदर। वो 8500 जो वैकेंसी जो इन्होंने सीनियरिटी कम फिटनेस के नाम पर रात को 2:30 बजे प्रमोशन लिस्ट निकाल दी, वो इस तरीके से नहीं निकाल सकते थे। गवर्नमेंट का एक सेट पैटर्न है, डीओ पीएनटी की सेट गाइडलाइंस है कि आप 2:1 के रेशियो में आप प्रमोशंस करेंगे। 2:1 क्या कहता है कि 2 वैकेंसियां अगर आप सीनियरिटी कम फिटनेस पर प्रमोशंस करते हो तो 1 वैकेंसी के अगेंस्ट आपको LIC पेपर करवाना पड़ेगा, ताकि कॉम्पिटेंट आदमी जो सीनियरिटी में शायद जूनियर है उसको आगे आने का मौका मिले। ऐसा ही है, 2:1 का फॉर्मूला था। इसके अलावा ये बहुत सारी वैकेंसीज थी जिनको क्लब करके 8500 वैकेंसीज इकट्ठा किया गया। ये थोड़ी थोड़ी थी, कहीं 1500 थी, कहीं 1700 थी, कभी 2400 थी, और ये अलग अलग टाइम पर ये वैकेंसियां जनरेट हुई थी। अब इसमें होना क्या चाहिए था कि वैकेंसी वाइज पेपर होना चाहिए था। कभी 1500 वैकेंसियों के लिए हो रहा है, कभी 2400 वैकेंसियों के लिए हो रहा है, और उसमें 2:1 पहले 1500 के लिए अगर जनरेट हुआ तो उसमें 2 हिस्से वैकेंसी जो होंगी वो सीनियरिटी कम फिटनेस की होंगी, लेकिन एक हिस्से के ऊपर लाइस होगा। LIC पेपर होने से क्या होगा कि जो कॉम्पिटेंट आदमी होगा उसको आगे आने का मौका मिलेगा। लेकिन उससे क्या होता, उससे कुछ लोगों की ट्रांसफर्स होती। अब ट्रांसफर्स यहाँ एक बुरा पार्ट नहीं है। ट्रांसफर्स में क्या होता है, कई बार हमारे साथियों को घर आने का मौका मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर पड़े हुए बहुत सालों से, और वो लाइस के थ्रू कोशिश करते हैं कि मैं अच्छे मार्क्स लाकर मैं अपने घर जाने की कोशिश करूं। लेकिन इनके कुछ पर्टिकुलर ऐसे साथी थे जो जिनको नुकसान हो रहा था, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए 8500 वैकेंसियों को एक रात के अंदर टोटल वैकेंसीज को इन्होंने सीनियरिटी कम फिटनेस पे भर दिया, और उसके अगेंस्ट जो 2:1 की तकरीबन 2400 वैकेंसीज जो लाइस की जनरेट होनी थी, बाद में ये कह दिया गया एबॉलिश हो गई, रीस्ट्रक्चरिंग में एबॉलिश हो गई। ये इनकी 3 साल की इकलौती अचीवमेंट है, वो भी सिर्फ एक बैच विशेष के लिए। अगोटा सारे कैडर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो BSNL में सबका हित देख ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। वो एक बैच विशेष की एसोसिएशन है, उसको जितनी बार भी पावर दोगे वो अपने ही बैच का फायदा करेगी, वो दूसरे के लिए किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकती। इसके अलावा उनकी एक अचीवमेंट और है, उन्होंने एक नया MSRR बनवाया। उस MSRR में एक ऐसा क्लॉज डाला गया कि डिप्लोमा वाला जो साथी है वो कभी AGM नहीं बन सकता। अब इसमें भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या कहती है कि जो भी आदमी डिप्लोमा बेस पर भर्ती हुआ है और उसी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 10 साल से काम कर रहा है, तो वो किसी भी उस पोस्ट पे प्रमोशन के लिए एलिजिबल है जिसमें मिनिमम रिक्विजिट क्वालिफिकेशन BTech है। इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण ये है कि गवर्नमेंट ये मानती है कि जो आदमी डिप्लोमा पर आया है भर्ती होके वो नालायक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो डिग्री नहीं कर सकता था, लेकिन उसके घर परिवार में पीछे बहुत सारे ऐसे रीजंस रहे होंगे कि वो डिग्री नहीं कर पाया। हो सकता है उनके परिवार के पास इतना सामर्थ्य ही ना हो कि उसे डिग्री करवाए। लाख रुपए साल लगती है फीस प्राइवेट कॉलेजेस में, और सारे हमारे साथी इतने लकी नहीं होते हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो एक आम आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास क्या सोचता है कि मैं अपने बच्चे को डिप्लोमा करवा देता हूं, और उस बच्चे के ऊपर वो प्रेशर होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने परिवार के लिए एक इकोनॉमिकल सपोर्ट बन के खड़ा होना है। उसको इन्होंने क्या BSNL मैनेजमेंट ने क्या टर्म दिया कि इसको हम AGM नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये पिछले ये जो है ये डिप्लोमा बेस पर भर्ती होकर आया है। इस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, मैं एक मेरे साथी का जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। हमारे एक साथी हैं, मैं सुबह लोहानी जी को भी बता रहा था, उनके फादर जो थे वो किसी कंपनी में लेबर पोस्ट पे काम करते थे। बाद में वो फैक्ट्री बंद हो गई, और ये हमारे JTO साथी हैं जो पहले TTA भर्ती होके आए थे, बाद में 2017 लाइसेंस JTO बनी है। इन्होंने अपना डिप्लोमा करने के लिए
शाम को रोड के ऊपर अंडे की रेडी लगाते थे, बॉइल्ड एग्स, ठेला जो होता है। इन हालात में उस बंदे ने अपने परिवार को सपोर्ट किया, अपनी डिप्लोमा की फीस अर्न की, और फाइनली डिप्लोमा के बेस पे वो आदमी BSNL में TTA भर्ती होके आया। आज वो दोबारा लाइसेंस देकर और पिछले 6-7 साल से JTO है। मैनेजमेंट ये कहती है कि इस आदमी को हम AGM नहीं बनने देंगे क्योंकि ये डिप्लोमा है। अब आप ये देखिए क्या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो ऐसा नहीं है वो बीटेक नहीं कर सकता था, वो बीटेक कर सकता था, लेकिन उसके पास वो पैसा नहीं था कि वो, उसके परिवार के पास वो पैसा नहीं था कि वो बीटेक कर पाए। ये बात मैनेजमेंट नहीं समझती, लेकिन ये बात गवर्नमेंट समझती है, DOPNT समझता है, DOP समझता है कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी का राइट है। उस इक्वल अपॉर्चुनिटी के राइट को, मेरे उन डिप्लोमा साथियों के राइट को भी पिछले 3 सालों में अगोटा जो है वो खाने में सक्षम रही। उन्होंने MSRR बनवा दिया कि भाई डिप्लोमा वालों को हम AGM बनने नहीं देंगे। इस किस्म की एक्टिविटीज पिछले 3 सालों में चली है, और शायद ही मतलब कोई ऐसा आदमी आज की डेट में BSNL में है जो पिछले 3 सालों से खुश है इस परफॉर्मेंस से। अभी एक नया सिस्टम बता रहे हैं अटेंडेंस का आएगा कि वो बारकोड सिस्टम आएगा। 1500 रुपए 3 साल में मिलते हैं टेलीफोन के, 35 एप्लीकेशन दे दी जाती हैं। कभी कहते हैं इसके अंदर तीव्र डालो, कभी कहते हैं ऊर्जा डालो, कभी कहते हैं ये जो अपनी TCS वाली एप्लीकेशन है ये डालो, और भी है, और भी ये कुछ सेक्शन स्पेसिफिक की होंगी, मैं क्योंकि ग्रुप में हूँ मुझे नहीं पता है। फिर कहते हैं इससे पिलर रिहैबिलिटेशन की भी फोटो खींचो। पिलर रिहैबिलिटेशन वो GPS ऑन किए बिना वो नहीं खींचता है, आप लोगों को आइडिया होगा। मतलब BSNL की मैनेजमेंट कहती है 1500 रुपए में 3 साल के लिए आपको ऐसा फोन मिल जाएगा जिसके अंदर इतना हाई रिजोल्यूशन का कैमरा होगा, जो कैमरा टावर के ऊपर की उसके एंटीनास की भी फोटो खींच पाएगा, जिस कैमरे से आप GPS ऑन करके आप पिलर DP की भी फोटो खींच सकते हो, और जो हर एप्लीकेशन डालने के सक्षम है वो आपको 1500 रुपए मिल जाएगा 3 साल के लिए। आज प्राइवेट कंपनीज जो टेलीकॉम कंपनीज नहीं है, उन लोगों को भी मोबाइल फोन के लिए कहीं अच्छे इंसेंटिव्स हमसे ज्यादा मिल रहे हैं। कुछ नहीं किया गया पिछले 3 सालों में इसके ऊपर, सिर्फ बस रात को 2:30 बजे वैकेंसीज पर जो है प्रमोशन निकलवा दी। एक बैच विशेष का जो है, बैच विशेष का भी नहीं कहूंगा मैं उसको, उस बैच विशेष के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर लोगों का भला कर दिया क्योंकि उनको ट्रांसफर पोस्टिंग्स की जद में नहीं आना था। वो कुछ कबीलाई लोगों की वो एसोसिएशन है, और साथियों में ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने शायद लंबी स्टोरी सुना दी आप लोगों को। मैं आपसे आज इस स्टेज के माध्यम से, माननीय अरसुल जी भी यहाँ बैठे, मैं ये आह्वान करूंगा कि आप आने वाली 12 तारीख को पूरे दल बल के साथ जो है, अपना कोई भी साथी घर पे ना रहे, हर कोई साथी जाए, 8 नंबर पर SNEA को वोट दे, माननीय अरसुल जी के नेतृत्व में SNEA को द ओनली मेजोरिटी एसोसिएशन बनाए, और हम इनसे आने वाले 3 साल में उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी दुख दर्द है माननीय अरसुल जी दूर करेंगे। धन्यवाद।